हेलो फ्रेंड्स, ये 2018 का सिविल जज एमपी हाई कोर्ट का पेपर है। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होता है। पहला ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन का ऑप्शन दे रखा है, आर्टिकल 324 इसके बारे में बात करता है। सेकंड है नीति आयोग। नीति आयोग एक्चुअली जो पहले प्लानिंग कमीशन होती थी उसको ही चेंज करके अभी नीति आयोग कर दिया गया है। सो नीति आयोग विल बी दी राइट आंसर बिकॉज इसके बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज जीएसटी। सो जीएसटी जो है इसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 101 अमेंडमेंट से इंसर्ट किए गए हैं, जिसका ईयर कौन सा था 2016 में इंसर्ट किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल जो है तो आर्टिकल 246 ए स्पेसिफिकली जीएसटी काउंसिल की बात करता है। नेक्स्ट है इंटरस्टेट काउंसिल। सो इंटरस्टेट काउंसिल का आर्टिकल है 263। ओके, so answer will be Niti Aayog here. It is not a constitutional body. Next question is, under Indian Constitution, fundamental duties enshrined under Article 51A does not include what? Okay, so पूछा है इनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आपके पार्ट 4A में दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड पहला ऑप्शन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट sovereignty of India. It is a fundamental duty. Next question is to defend the country when called upon to do so. It is again a fundamental duty. Next is to value and preserve rich heritage of our composite culture. So this is also a fundamental duty. Last is to protect monuments, places and objects of national importance. It is not a fundamental duty, rather it is a DPSP, Directive Principle of State Policies, और ये पर्टिकुलर प्रोविजन है आर्टिकल 49 में मेंशन। ओके, सो यहाँ पे आपको हमेशा एक वर्ड मॉन्यूमेंट याद रखना है, बिकॉज जब आप प्राइमरली देखेंगे तो आपको ये चारों ऐसा लगेगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन अगर आप याद रखेंगे कि जो वर्ड मॉन्यूमेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में यूज ही नहीं हुआ। सो आपको हमेशा याद रहेगा कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज अ डीपीएसपी। एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है जिसमें है टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करने की बात करती है। सो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी में मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स वाली बात डीपीएसपी में स्पेसिफिक दे रखी है। सो वो पार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू वोट इन इंडिया इज, जो मतदान करने का अधिकार है वो इंडिया में क्या है? इट इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अ लीगल राइट। सो द आंसर विल बी इट इज अ लीगल राइट। और ये कहाँ प्रोवाइडेड है? सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में दिया हुआ है, एक लीगल राइट है। ओके, सो आर्टिकल 326 भी हम यहाँ देख लेते हैं। वो हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करता है, जहाँ पे मिनिमम एज ऑफ वोटिंग दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का है उसको मतदान करने का अधिकार है। ओके, सो ये जो आर्टिकल 326 है इसमें एक अमेंडमेंट हुई थी, वो हुई थी इन द ईयर 1988। ओके, ये है 61st अमेंडमेंट। ओके, सो ये इस अमेंडमेंट से जो वोटिंग की एज है उसे हमने 18 कर लिया। सो इस अमेंडमेंट के पहले वोटिंग की जो एज है वो 21 साल हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो आर्टिकल 14 है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इट both it forwards class legislation and allows the reasonable classification. Article 14 class legislation को forward करता है and reasonable classification को
अलाउ करता है। एंड जो टर्मिनोलॉजी है प्रोटेक्शन बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जीपार्डी। सो डबल जीपार्डी का डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एक बार उसका ट्रायल हो गया है एंड उसका उस ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो चुका है, तो उसका फिर से उसी ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं किया जाएगा। और ये कहाँ इंश्राइंड है, कहाँ प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में। सो इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है 2 एंड डबल। ओके, अब एक सेक्शन 300 है सीआरपीसी का, उसमें भी सेम बात की गई है। वो भी कहीं ना कहीं डबल जी पार्टी के डॉक्ट्राइन से ही ताल्लुक रखता है। वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका एक ऑफेंस के लिए ट्रायल हुआ है और उसके बाद ट्रायल होने के बाद या तो कन्विक्शन हो गया है या एक्विटल भी हो गया है, तो इन दैट केस उसका फिर सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं होगा। सो अगर हम बात करें आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड 300 में डिफरेंस क्या है। सो दोनों में ट्रायल की बात है, कन्विक्शन की ही बात है, लेकिन सीआरपीसी में दे रखा है कि अगर उसका उस प्रोविजन के तहत एक्विटल भी हो गया है तब भी उसका सेम ट्रायल फिर से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इज गिवन इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 243B में दे रखा है। 243 क्या बोलता है, ये डेफिनेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 243A ये हमारी ग्राम सभा से रिलेटेड है एंड बी जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज। ये क्या है जो हमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की जो बात है, जो इम्प्रूवमेंट इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात है एंड जो फॉरेस्ट को सेफ गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की बात है, ये क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है या ये एक डीपीएसपी है या एक डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी दोनों है। सो एक डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ओके, सो डीपीएसपी कहाँ दे रखा है, ये डीपीएसपी आर्टिकल 48A में ये डीपीएसपी प्रोवाइडेड है एंड आर्टिकल 51AG में इसे फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये कहाँ प्रोवाइडेड है, ये आर्टिकल 39A में प्रोवाइडेड है। सो ये किस चैप्टर में फॉल करता है, ये डीपीएसपी के चैप्टर 4 में फॉल करता है। ओके, एंड हम देख लेते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डीपीएसपीज दे रखे हैं। तो आंसर इसका 3। Which one of the following is not a DPSP? इनमें से कौन सा एक डीपीएसपी नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसका जो आर्टिकल है वो है 40 एंड ये एक डीपीएसपी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका आर्टिकल है 44। ओके, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन की बात कर रहा है, जबकि आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनेगा वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए बनेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि एक एक्ट लेके आना जो एक्ट सारे पर्सनल लॉज पे से सब लोगों को इक्वली गवर्न करे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो किसी रिलीजन से या किसी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए कोई अलग लॉ ना हो। सो अभी इंडिया में सिर्फ स्टेट ऑफ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। सो ये एक DPSP है but only for citizens. So option 2 will be correct that it is not a DPSP because here it is given for non-citizens as well. Third is right to work, to education and to public assistance in certain cases. ये कहाँ दे रखा है, ये आपका आर्टिकल 41 में मेंशन है एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आपका आर्टिकल 50 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया The people of India have resolved to constitute India into। तो प्रियम्बल में क्या क्या शब्द यूज है।
लोग किस किस चीज के लिए रिजॉल्व करते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, सॉरी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो इसमें से ये जो वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर है, ये आपकी 42nd अमेंडमेंट 1976 से इंसर्ट हुए थे। ओके, एंड बाकी 3 वर्ड्स तो ऑलरेडी प्रियम्बल में हमेशा से थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।